हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको आज मॉर्निंग में ही पीडीएफ मिल गया होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आज आप लोगों को मैं एनपीओ यानी कि अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर एनपीओ, इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बोलते हैं अलाभकारी संगठन, इसका मैं आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। आज सुबह में इसी चैनल पे आनंद एजुकेशन पॉइंट के इसी चैनल पे आपको आज सुबह में पीडीएफ मिल गया होगा ऑब्जेक्टिव का। उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा, तो आज मैं मिलवाने वाला हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, यानी कि वसीयत क्या है। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दायित्व यानी कि लायबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है आयकर प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट, थर्ड ऑप्शन है इनकम यानी कि आय, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक, तो इसमें वसीयत अब हमारे लिए होगा क्या? तो वसीयत हमारे लिए कुछ होता है दायित्व यानी कि लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज यानी कि दायित्व। अच्छा, वसीयत अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट होता है, और जो भी हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट होता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे कैपिटल रिसीप्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वसीयत हमारा कैपिटल रिसीप्ट भी होता है और लायबिलिटीज भी होता है यानी कि दायित्व भी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कैपिटल रिसीप्ट नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अगर ऑप्शन में कैपिटल रिसीप्ट भी अगर आता तब यहाँ पे कौन सा आंसर इसमें सही होता, कौन सा ऑप्शन सही होता। तो अगर ऑप्शन में लायबिलिटीज यानी कि दायित्व और कैपिटल रिसीप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति अगर दोनों दिया हो रहा है, तब वहां पे हम लायबिलिटीज ही मारेंगे यानी कि दायित्व ही मारेंगे, कैपिटल रिसीप्ट नहीं मारेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। फिर से सुनिए बच्चों, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब आर शोन इन। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आयव्यय खाते में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट, थर्ड ऑप्शन है प्राप्ति और भुगतान खाते में यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फोर्थ ऑप्शन है आय खाते में यानी कि रेवेन्यू अकाउंट। तो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी आजीवन सदस्यता शुल्क ये हमारे लिखाएगा बैलेंस शीट में यानी कि आर्थिक चिट्ठे में। इसका राइट ऑप्शन होगा आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन हमारे पास बनता है। यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाइफ मेंबरशिप फी को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, दोनों में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हमारा होगा बैलेंस शीट। अभी पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो वो कैपिटल रिसीप्ट भी होगा और बैलेंस शीट में भी दिखाएगा, दोनों जब ऑप्शन में दिया रहेगा तब हम वहाँ पे बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा मारेंगे, ना कि वहाँ पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या कैपिटल रिसीप्ट मारेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में यही सब कंफ्यूजन है जिसको दूर करना है। सिर्फ याद कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, याद किया अच्छा होगा, भूल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम में कभी भी, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी आप कभी भी गलती आंसर ठीक नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठे। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है आयव्यय खाता है यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, आयव्यय खाता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, सेकंड है वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दिस यानी कि नॉट। इसमें हम कौन सा? तो यहाँ पे ये तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, ये एक बार मैं बता दूं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है पर्सनल अकाउंट। अब ये आयव्यय खाता पर्सनल अकाउंट होगा या नहीं, तो सबसे पहले जानते हैं। अब आप लोगों ने 11th में गोल्डन रूल पढ़ा होगा, जिसमें उस रूल के अनुसार से पहचान सकते हैं कि कौन सा खाता जो है, कौन सा अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, कौन सा खाता रियल अकाउंट और कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो उस गोल्डन रूल में फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे ना ही कोई पाने वाला है और ना ही देने वाला है, तो पर्सनल अकाउंट तो यहाँ पे होगा ही नहीं। अब सेकंड देखते हैं इसमें वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है
तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वह रुपया अधिकार या संपत्ति जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, वह रुपया अधिकार या संपत्ति जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ना ही हमारा रुपया है ना ही अधिकार है, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट भी नहीं होगा। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास है नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे इनकम भी है, एक्सपेंसेस भी है, यानी कि ये हमारा गोल्डन रूल के थर्ड रूल यानी कि नॉमिनल अकाउंट रूल में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे आयव्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, वो हमारा नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट होगा। उम्मीद है आप लोगों ने सही बताया होगा। अब इसी क्रम में फोर्थ क्वेश्चन हमारा अध्यक्ष को दिया गया मानदेय यानी कि पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड ऑप्शन है आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आय यानी कि इनकम, और फोर्थ ऑप्शन इसमें है नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों ने राइट होगा, लेकिन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आयगत व्यय है क्या, और ये ऑनरेरियम जो है वो हमारे आयगत व्यय हुआ कैसे। और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बात बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हुआ, आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों हुआ। तो ऑनरेरियम यानी कि सचिव को मानदेय जो है, मानदेय यानी कि किसी भी अलाभकारी संस्था में किसी भी काम के लिए अगर किसी व्यक्ति को हायर किया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो उसको उसके बदले में पेमेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑनरेरियम यानी कि मानदेय। तो यहाँ पे मानदेय जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, और वो रेगुलर बेसिस पे जितने समय के लिए काम करेगा उतने समय के लिए उसको पेमेंट किया जाता है, इसलिए वो हमारे क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आयगत व्यय होता है। ठीक, अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन हमारा प्राप्ति और भुगतान खाता है यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। अभी मैंने पहले ही बताया है तीनों रूल के बारे में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो उस आधार पे प्राप्ति और भुगतान खाता यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए हो जाएगा वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट। अब यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, एग्जाम में अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती करके आता है। गलती यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, न कमाने वाली संस्था नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, सेकंड ऑप्शन है खेलकूद क्लब यानी कि स्पोर्ट्स क्लब, थर्ड है मारुति उद्योग, फोर्थ है हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था नहीं है, यानी कि लाभकारी संस्था कौन है। तो इसमें से कॉलेज क्या हो गया, अलाभकारी संस्था, ये तो हो गया। खेलकूद क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ये भी क्या हुआ, अलाभकारी संस्था हुआ। हॉस्पिटल, ये भी क्या हुआ, अलाभकारी संस्था हुआ। तो कौन सा इसमें अलाभकारी संस्था नहीं है, तो मारुति उद्योग इसका राइट आंसर होगा। मारुति उद्योग ये अलाभकारी संस्था नहीं बल्कि ये लाभकारी संस्था है। ठीक, अब इसमें 7th क्वेश्चन है आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी कि आय व्यय खाता क्या दिखाता है, यानी कि आय व्यय खाता जब हम बनाते हैं उसके रिजल्ट रूप में क्या निकलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिक या घाटा यानी सरप्लस या डिफिसिट, सेकंड ऑप्शन है रोकड़ शेष यानी कि कैश बैलेंस, थर्ड ऑप्शन है पूंजी कोष यानी कि कैपिटल फंड, और फोर्थ ऑप्शन है शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक या घाटा, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो अधिक या घाटा यानी कि सरप्लस या डेफिसिट दिखाता है। 8वां क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल फंड यानी कि पूंजी निधि, सेकंड है
कैपिटल यानी कि पूंजी, थर्ड ऑप्शन है लाभ यानी कि प्रॉफिट, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो एक्सेस होता है एसेट्स का लायबिलिटीज पे, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड यानी कि पूंजी निधि। नौवां क्वेश्चन यहाँ पे, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं? इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या होगा कि आय यानी इनकम जो है वो ज्यादा होगा किससे? एक्सपेंडिचर यानी खर्च से। तो पता ही होना चाहिए जब इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस यानी कि अधिशेष। ठीक है, फिर से का क्वेश्चन देख लीजिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहते हैं, यानी कि इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, तो सरप्लस यानी कि अधिशेष। 10वां क्वेश्चन है, झारखंड अधिविद्य परिषद है, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज, फर्स्ट ऑप्शन है व्यापारिक संस्था यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है गैर व्यापारिक संस्था यानी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है बोथ यानी कि दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है या फिर नॉट यानी कि नॉन ऑफ दीस। कोई भी संस्था या तो वो लाभकारी संस्था होगा नहीं तो अलाभकारी संस्था होगा, दोनों संस्था नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बोथ तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो हो गया वो हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसके पहचान का सबसे अच्छा है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में काउंसिल लग जाए या ट्रस्ट लग जाए, हिंदी में बोलते हैं सब, ठीक है, तो वो हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर व्यापारिक संस्था होता है। तो आज इस लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, तो लेक्चर 1 में 10 क्वेश्चन देखा जो इम्पोर्टेंट था। इसी प्रकार से कल मैं लेक्चर 2 लेकर के आऊंगा, इसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनपीओ से यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही रहेगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैं हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते रहूंगा और आप लोगों से जुड़ता हुआ रहूंगा। ठीक, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।